यमुनानगर में कई कलाकृतियाँ हैं जो देखने लायक हैं। ये है भाई कन्हैया साहब चौक, जहाँ पर कन्हैया साहब की, और ये सरकारी अस्पताल है, नई बिल्डिंग बनी है, अभी बनकर तैयार हुई है। रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा मंदिर आता है, गीता भवन के नाम से, काफ़ी प्रसिद्ध है। सड़कों पर ही आपको ये ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो गौ सेवा के नाम पर मांगते रहते हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर ये महावीर चौक है, और यहीं पर है हमारा स्कूल जहां हमने जाना है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुरानी सब्जी मंडी। किसी ज़माने में यहाँ सब्जी मंडी हुआ करती थी, बाद में यहाँ से वो कहीं और जगह शिफ्ट कर दी गई। इसी स्कूल में आज 29 तारीख को युवा संसद की प्रतियोगिता होनी है, और ये बच्चे बैठ गए हैं यहाँ पर तैयार होके। तो देखते हैं क्या है इनकी युवा संसद प्रतियोगिता, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं आपका गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुरानी सब्जी मंडी में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड सब्जी मंडी में। मेरा नाम मानसी है, मैं आज की युवा संसद में अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हूँ। मैं वृंदा आज की युवा संसद में बनी हूँ महासचिव। मेरा नाम गौरी है, मैं आज की युवा संसद में प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रही हूँ। मैं नामिका वित्त मंत्री युवा संसद में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 को पेश करने जा रही हूँ। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सभासदों व बाहर से आए हुए मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूं तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी आसमा को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूँगी। आप शपथ किस भाषा में ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूँगी। मैं आसमा, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी। I, Ms. Saiba, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. मुझे घोषणा करनी है कि आज हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रपति के अतिथि उपस्थित हैं तथा मुझे उनका सदन से परिचय करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती रॉय नेपाल से रक्षा मंत्री, श्री माइकल पोम्पियो अमेरिका से विदेश मंत्री। माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 3 महीने बाद मिल रहे हैं, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस सदन के पूर्व सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। उनकी निधन 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर दिल्ली एम्स में हुआ। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश को राजनीतिक रूप से भारी क्षति हुई है। श्री मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री रहे हैं। उन्होंने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। जिस पद पर वे रहे हैं उसका निर्वहन उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्ण किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहती हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्य की राह पर चलने वाले
उन्होंने भारत को उस समय संभाला जब भारत बहुत बुरी स्थिति में था। सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। महासचिव जी शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दें। अध्यक्ष महोदय, भेज दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों का परिचय से सदन करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने नए साथियों का परिचय सदन के सदस्यों से कराना चाहती हूँ। राज्य खेल मंत्री कुमारी मनप्रीत, पर्यटन राज्य मंत्री कुमारी सानिया, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, सभी सदस्यों में आज की प्रश्न सूची व एजेंडा उपलब्ध करवाया जाए। प्रश्न संख्या 101 कुमारी तमन्ना। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि आपकी सरकार ओपीएस लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सांसदों और विधायकों के परिवारों को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही पेंशन मिल जाती है, परंतु कर्मचारी को 30-35 साल का कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन नहीं मिलती। आदरणीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार यूपीएस लेकर आ रही है, जिसमें ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। और विपक्षी दल के नेता जिस 3 राज्य के ओपीएस की घोषणा की बात कर रहे हैं, वहाँ घोषणा के अलावा कुछ और कार्य नहीं होता। हमारी सरकार घोषणा के अलावा झूठे वादे की अपेक्षा कार्य करना ज्यादा पसंद करती है। प्रश्न संख्या 102 कुमारी दीक्षा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि सरकार किसानों की समस्या के लिए क्या कदम उठा रही है। क्या किसानों को फसल का सही मूल्य मिल पा रहा है? सरकार एमएसपी को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों को ऋण में राहत देने के बजाय उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल कर रही है, जिससे वह और भी कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से विपक्षी नेता को बताना चाहती हूँ कि कृषि विधेयक किसानों के फायदे के लिए है। सरकार कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, जैसे कि स्मार्ट कृषि, सिंचाई के बेहतर साधन, किसानों को ऋण माफी और बीमा जैसी योजनाओं से मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 103 कुमारी तनीषा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने काले धन की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार काले धन को लेकर काफ़ी गंभीर है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने काले धन को इकट्ठा किया हुआ है, उनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। प्रश्न संख्या 104 कुमारी नंदिनी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि उनकी सरकार ने महिलाओं की अच्छी स्थिति के लिए क्या प्रावधान किए हैं और क्या आज महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और विपक्षी साथियों को बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव किए हैं। आज के समय में महिला और पुरुष को हर नौकरी में समानता का अधिकार मिला है। महिलाओं को उच्च शिक्षा मुफ्त कराने का दायित्व हमारी सरकार ने लिया है और साथ ही ये भी बताया है कि आज महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। संख्या 105 कुमारी प्रिया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज अनेक बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष देखा कि कोरोना जैसी महामारी ने हमारे पूरे विश्व में आतंक मचा दिया और आज जम्मू कश्मीर में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या पैदा हुई है, वहाँ 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं।
सरकार इसके लिए अब तक क्या कदम उठा चुकी है तथा सरकार द्वारा गरीबों के अच्छे व सस्ते इलाज के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी पार्टी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में कई बदलाव किए हैं। हमारी सरकार ने लोगों के अच्छे और सस्ते इलाज के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय विपक्षी सांसद कुमारी रानी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, सरकार कोटा राजस्थान में छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कर रही है? कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं का बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले 1 साल में 25 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। सरकार इन आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह एक संवेदनशील मुद्दा है और हम सभी को इस पर चिंतन करना आवश्यक है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि कोटा जैसी जगह जहां पर लाखों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर मानसिक तनाव स्वाभाविक रूप से आएगा और यह केवल शिक्षा प्रणाली का दोष नहीं है। सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। अब सभी आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन पर रखें। अध्यक्ष जी, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। माननीय सदस्यों, अब विपक्षी सांसद कुमारी दीक्षा। माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह जब मैं अपनी गाड़ी से संसद भवन आ रही थी तो रास्ते में जाम लगा हुआ था। मैंने लोगों को समझा बुझाकर वहां से जाम खुलवाया। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ गई और मुझे ही दोषी ठहराने लगी और मुझे पुलिस स्टेशन ले गई। वहां मुझे 2 घंटे बैठाए रखा, जबकि वह जानते थे कि मैं एक सांसद हूं और मुझे सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए यहां पहुंचना था। यह एक विशेषाधिकारी हनन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, जब मेरे जैसे एक सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा? अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि क्या उनकी यही है कानूनी व्यवस्था? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी शिकायत विशेषाधिकार खनन समिति की आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानूनानुसार की जाएगी। कुमारी दीक्षा, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमति आज के एजेंडे में दी जा चुकी है। विपक्षी सांसद कुमारी रानी अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उपभोक्ता की समस्या बढ़ती हुई महंगाई की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहती हूँ। आज आवश्यक सामग्री के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला किसान महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्यों में भी आत्महत्या करने को बेबस है। महंगाई के सामने देश के अर्थशास्त्री भी बेबस है, जो कहते हैं 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। यह तो केवल अर्थशास्त्री ही बता पाएंगे कि जहां पर आटा 20 रुपए प्रति किलो, दाल 70 रुपए किलो और दूध प्रति लीटर किलो बिक रहा है, वहां पर 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे गुजारा कर सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी द्वारा उठाया गया मुद्दा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने इस विषय पर कई कदम उठाए हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। पश्चिमी देशों का भी दिवालिया निकलने की कगार पर है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इससे अछूता नहीं है। विपक्षी सांसद कुमारी रानी जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि महंगाई एक
वैश्विक समस्या है, लेकिन पड़ोसी देश चीन पर तो इसका असर दिखाई नहीं देता। वह भी तो एशिया में ही है। लेकिन मंत्री जी तो दूर यूरोपीय देशों की बात बता रहे हैं। चीन में तो भयंकर सूखे एवं भूकंप के बावजूद महंगाई की दर 5% से ज्यादा नहीं बढ़ी। एवं आपूर्ति मंत्री जी। स्पीकर महोदय, विकास की गति को बनाए रखने के लिए व बढ़ती आबादी की देखभाल के लिए विकास के क्रम में थोड़ी बहुत महंगाई स्वाभाविक ही है। गरीबों को राशन की मात्रा 17% बढ़ा दी गई है ताकि बढ़ती महंगाई का असर गरीबों पर ना पड़े। ये वित्त मंत्री जी अब विधेयक की पूर्ण स्थापना करेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की पुनर्स्थापना की अनुमति चाहती हूँ। अब प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री जी को बैंकिंग कानून विधेयक 2024 की पूर्ण स्थापना की अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है अपना हाथ खड़ा करें। इस प्रस्ताव के पक्ष में 180 व विपक्ष में 130 मत हैं। अतः इसमें हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। इसलिए इसे पूर्ण स्थापना की अनुमति दी जाती है। वित्त मंत्री जी अपना प्रस्ताव रखिए। माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव रखती हूँ इस विधेयक पर विचार किया जाए। मैं विधेयक की विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करती हूँ क्योंकि यह विधेयक देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है। विधेयक का द्वितीय वाचन कल आरंभ होगा। विधेयक का द्वितीय वाचन आरंभ होता है। मंत्री महोदय जी ने बैंकिंग संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो रूपरेखा सदन के सामने रखी है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दी जाए। अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष जी, इस संशोधन के तहत सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा जिससे बैंकों के निजीकरण प्रभावित हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे रोका जाना चाहिए। रोका जाए। इस विधेयक के कारण ग्राहकों पर अप्रिय वित्तीय बोझ आ सकता है क्योंकि बैंकों की नई नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अधिक लागत खर्च करनी पड़ सकती है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं और संसद की कार्रवाई में विघन डाल रहे हैं। बैंकिंग लॉ संशोधन विधेयक 2024 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक परिष्कृत और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया। इसमें बैंकों के संचालन में सुधार होगा और वित्तीय संस्थानों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब द्वितीय वाचन समाप्त होता है। कल तृतीय वाचन आरंभ होगा। अब तृतीय वाचन आरंभ होता है। वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष जी, विधेयक संशोधन के साथ सदन में रखने के लिए तैयार है। पत्रकारों को इस विधेयक से बाहर रखा जाए। अतः मैं इस संशोधन के साथ विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संशोधन के बाद बैंकिंग कानून 2024 विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जो इसके पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करें। जो इसके विपक्ष में है अपना हाथ खड़ा करें। अतः इस विधेयक के पक्ष में 170 व विपक्ष में 140 मत है। अतः विधेयक के पक्ष में हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः बैंकिंग कानून संशोधन 2024 विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाता है। अब सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।